हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट स्टार्ट। आज हम आप लोगों के साथ सीटेट एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछे गए सीडीपी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। मानसिक स्वास्थ्य और डैश में घनिष्ठ संबंध है। अभिवृद्धि, स्वीकार्यता, बचने, समायोजन। तो जो हमारा मानसिक स्वास्थ्य होता है वो समायोजन से घनिष्ठ संबंध रखता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि जब हमारा मानसिक स्वास्थ्य है वो जब सही रहेगा तो हम कहीं पर भी अच्छी तरीके से समायोजन कर सकते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बुद्धि के द्विखंड सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? स्पीयरमैन, थ्रस्टन, गिलफोर्ड, गे ने। तो जो बुद्धि के द्विखंड सिद्धांत का प्रतिपादन है वो गिलफोर्ड के द्वारा किया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? विद्यालयीकरण का बुद्धि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आनुवंशिक बनावट व्यक्ति की परिवेश की गुणवत्ता के प्रति प्रत्युरात्मक को प्रभावित करती है। गोद लिए गए बच्चे का वही बुद्धि लब्धांक होता है जो गोद लिए गए उनके सहोदर भाई बहनों का होता है। अनुभव मस्तिष्क के विकास को प्रभावित नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी आनुवंशिकता की जो बनावट होती है व्यक्ति की परिवेश की गुणवत्ता के प्रति प्रत्युत्तरात्मक को प्रभावित करती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वाइगोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है? अंतर्दृष्टि पूर्ण अधिगम, संस्कृति निरपेक्ष संज्ञानात्मक विकास, पारस्परिक शिक्षण, सक्रिय अनुकूलन। तो जो वाइगोस्की थे उन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत यानी सोशियो कल्चरल थ्योरी दिए, और उनका कहना था कि जो व्यक्ति होता है वो इंट्रैक्शन के थ्रू यानी कि पारस्परिक शिक्षण के थ्रू चीज़ों को सीखता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी पारस्परिक शिक्षण अंतःक्रिया के दौरान। प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जॉन ड्यूई के अनुसार समुचित है? कक्षा में विद्यार्थियों का निरीक्षण करना चाहिए न कि सुनना चाहिए। कक्षा में प्रजातंत्र का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्या को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए। जिज्ञासा विद्यार्थियों के स्वभाव में अंतर्निहित नहीं है अपितु इसका कौशल संवर्धन करना चाहिए। तो जो जॉन ड्यूई थे उनका कहना था कि बच्चे को लर्निंग बाय डूइंग यानी करके सीखने पर जोर देना चाहिए, यानी कि विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्या को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा आलोचनात्मक दृष्टि बहुबुद्धि सिद्धांत से संबंधित नहीं है? इसका कोई अनुभवनात्मक आधार नहीं है, यह शोध आधारित नहीं है। विभिन्न बुद्धियाँ भिन्न भिन्न विद्यार्थियों के लिए विभिन्न पद्धतियों की मांग करती हैं। प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्रायः एक क्षेत्र में अपनी विशिष्टता का प्रदर्शन करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि जो प्रतिभाशाली विद्यार्थी हैं प्रायः एक क्षेत्र में अपनी विशिष्टता का प्रदर्शन करते हैं। और जो ऑप्शन ये तीनों ऑप्शन थे ऊपर के वो सारे बहुबुद्धि सिद्धांत की आलोचना को प्रस्तुत करते हैं। बट उसमें पूछा था, जैसे कि आप क्वेश्चन में देख सकते हो, कि इसमें पूछा है कि आलोचनात्मक दृष्टि बहुबुद्धि सिद्धांत से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो ये तीनों ही जो है बहुबुद्धि सिद्धांत की आलोचना करते हैं। ये तीनों ही ए, बी और सी, यानी कि इसका कोई अनुभवनात्मक आधार नहीं है। ये जो है बहुबुद्धि सिद्धांत की एक आलोचना है, साथ ही यह शोध आधारित नहीं है, ये भी एक आलोचना है। और विभिन्न बुद्धियाँ भिन्न भिन्न विद्यार्थियों के लिए विभिन्न पद्धतियों की मांग करती है, ये भी बहुबुद्धि सिद्धांत की एक आलोचना है। बट प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्रायः एक क्षेत्र में अपनी विशिष्टता को प्रदर्शित करते हैं। ये बहुबुद्धि सिद्धांत की आलोचना नहीं है, बल्कि एक उसका जो है योग्यता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुबुद्धि सिद्धांत को वैध नहीं माना जा सकता है क्योंकि
यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण सामान्य बुद्धि जी के अनुकूलन नहीं है। विशिष्ट परीक्षणों के अभाव में भिन्न बुद्धियों का मापन संभव नहीं है। यह सभी 7 बुद्धियों को समान महत्व नहीं देती है। यह केवल अब्राहम मैस्लो के जीवन भर के सुदृढ़ अनुभवनात्मक अध्ययन पर आधारित है। तो जो हॉवर्ड गार्डनर थे उनके द्वारा जो मल्टीपल इंटेलिजेंस दिया गया था, बहुबुद्धि का जो सिद्धांत दिया गया था, उसको इसलिए वैध नहीं माना जा सकता क्योंकि जो विशिष्ट परीक्षणों के अभाव में जो भिन्न भिन्न बुद्धियाँ होती हैं उनका हम मापन नहीं कर सकते, यानी कि उनका मापन संभव नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य विकल्पों से संबंध नहीं है? स्व आकलन के कौशल को प्रतिमानित करना, प्रश्नोत्तरी सत्रों को संगठित करना, किसी विषय पर विद्यार्थियों की प्रतिक्रिया को लेना, प्रश्नोत्तरी क्विज परिचालन कर। तो ऑप्शन नंबर बी, सी, डी ये तीनों एक दूसरे से संबंध रखते हैं, बट ऑप्शन नंबर ए जो है वो तीनों ऑप्शन से संबंध नहीं रखता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि इसमें पूछा है कि एक अन्य विकल्पों से संबंधित नहीं है, यानी एक जो है वो तीनों विकल्पों से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। संज्ञानात्मक विकास निम्न में से किसके द्वारा समर्थित होता है? जितना संभव हो उतनी आवृत्ति से संगत और सुनियोजित परीक्षाओं का आयोजन करना, उन गतिविधियों को प्रस्तुत करना जो पारंपरिक पद्धतियों को सुदृढ़ बनाना, एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना, सहयोगात्मक की अपेक्षा पर व्यक्तिगत गतिविधियों पर अधिक ध्यान केंद्रित करना। जो हमारा संज्ञानात्मक विकास होता है उसके लिए बालक को एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यदि एक विद्यार्थी विद्यालय में लगातार निरंतर श्रेणी प्राप्त करती है तो उसके अभिभावक को उसकी सहायता हेतु परामर्श दिया जा सकता है कि घर पर उसको परिश्रम पूर्वक कार्य करने पर बल दें, वह अध्यापकों की घनिष्ठ संगति में कार्य करे, मोबाइल फोन, चलचित्र, कॉमिक्स, खेल हेतु आधारित अतिरिक्त काल पर रोक लगाएं, जो भली भांति शिक्षा नहीं हो पाए उनके जीवन संबंधी कठिनाइयों का वर्णन करे। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि वह अध्यापकों की घनिष्ठ संगति में कार्य करे। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मानव विकास क्या है? मात्रात्मक, गुणात्मक, कुछ सीमा तक अपमाननीय, ए और बी। तो जो मानव का विकास होता है वो मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों ही होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों। प्राकृतिक पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? आनुवंशिकता एवं वातावरण, व्यवहार एवं वातावरण, वातावरण एवं जीव विज्ञान, वातावरण एवं पालन पोषण। तो जो प्राकृतिक पोषण विवाद है वो वातावरण एवं जीव विज्ञान से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सी समाजीकरण की निष्क्रिय एजेंसी है? स्वास्थ्य क्लब, परिवार, इको क्लब, सार्वजनिक पुस्तकालय। तो जो स्वास्थ्य क्लब या परिवार या इको क्लब होते हैं वो समाजीकरण की सक्रिय एजेंसी होते हैं, यानी जिसमें हम डायरेक्ट इंटरेक्ट यानी अंतःक्रिया करते हैं, वो समाजीकरण की सक्रिय एजेंसी होती है। बट जिनसे हम डायरेक्ट इंटरेक्ट ना करके यानी डायरेक्ट अंतःक्रिया न करके इनडायरेक्टली रूप से हम वहाँ पे उपस्थित होते हैं, तो वो हमारी समाजीकरण की निष्क्रिय एजेंसी हो जाती है, जैसे कि सार्वजनिक पुस्तकालय, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर हम किसी जो लेखक है अगर उसकी जो है पुस्तक को पढ़ते हैं उसके द्वारा लिखी गई, तो हम उससे डायरेक्ट इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट अंतःक्रिया नहीं कर रहे हैं, बल्कि उसके द्वारा लिखी गई बातों को हम पढ़ रहे हैं जो कि हमारे समाजीकरण को प्रभावित करती है। तो ये समाजीकरण की निष्क्रिय एजेंसियाँ होती है जिससे कि हम डायरेक्ट इंटरेक्ट ना करके इनडायरेक्टली तरीके से इंटरेक्ट करते हैं, बट वो चीज़ें हमको प्रभावित करती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
वाइगोत्स्की के सिद्धांत में विकास के निम्नलिखित में से कौन से पहलू की उपेक्षा होती है? सामाजिक, सांस्कृतिक, जैविक, भाषाई। तो जो लेव वाइगोत्स्की थे उन्होंने सोशियो कल्चरल थ्योरी यानी जो है सामाजिक सांस्कृतिक थ्योरी दी है, और इनकी इसलिए उपेक्षा की जाती है क्योंकि यह समाज के थ्रू चीज़ों को सीखने की बात करते हैं, यानी अंतःक्रिया के द्वारा, समाज से अंतःक्रिया के द्वारा सीखने पर बल देते हैं। और इन्होंने हेरिडिटी को इम्पोर्टेंस नहीं दिया है, यानी ये आनुवंशिकता को ज़्यादा महत्व नहीं देते हैं, जिससे कि इनकी उपेक्षा भी इसी के लिए की गई है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये सामाजिक, सांस्कृतिक एवं भाषाई तीनों ही चीज़ों पर बल देते हैं, बट हेरिडिटी पर बल नहीं देते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें पूछा है कि किस पहलू की उपेक्षा की है। 1 वर्ष तक के शिशु जब आँख, कान व हाथों से सोचते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा स्तर शामिल होता है? मूर्त संक्रियात्मक स्तर, पूर्व संक्रियात्मक स्तर, इंद्रिय जनित गामक स्तर, अमूर्त संक्रियात्मक स्तर। तो जब बच्चा 1 वर्ष का है तो इसमें तो क्वेश्चन में ही इसका आंसर छिपा हुआ है, क्योंकि 1 वर्ष यानी कि प्याजे की फर्स्ट स्टेज जो जिसकी अवधि होती है 0 से 2 वर्ष तक, सेंसरी मोटर स्टेज जिसको बोलते हैं, या इंद्रिय गामक स्तर जिसमें बच्चा अपने आँख, कान, जो उसके 5 सेंसेज होते हैं, आँख, कान, नाक, मुंह, उसके थ्रू चीज़ों को सीखता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। रिया कक्षा में पिकनिक तय करने हेतु ऋषभ से सहमत नहीं है। वह सोचती है कि बहुमत के अनुकूल बनाने के लिए नियमों का संशोधन किया जा सकता है। यह सपाटी विरोध प्याजे के अनुसार निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? विस्मांग नैतिकता, संज्ञानात्मक अपरिपक्वता, प्रतिक्रिया, सहयोग की नैतिकता। तो इस प्रकार की नैतिकता को हम सहयोग की नैतिकता कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा स्टर्नबर्ग का बुद्धि का त्रिस्तरीय सिद्धांत का एक रूप है? व्यवहारिक बुद्धि, प्रायोगिक बुद्धि, संसाधन पूर्ण बुद्धि और गणितीय बुद्धि। तो जो स्टर्नबर्ग के द्वारा त्रिस्तरीय सिद्धांत का एक रूप है वह है व्यवहारिक बुद्धि, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया? डेविड वेसलर, अल्फ्रेड बिने, चार्ल्स एडवर्ड स्पीयरमैन, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग। तो जो अल्फ्रेड बिने थे उन्होंने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ध्वनि संबंधी जागरूकता निम्नलिखित में से किस क्षमता से संबंधित है? ध्वनि संरचना पर चिंतन करना, उसमें हेर फेर करना, सही व धारा प्रभाव बोलना, जानना, समझना व लिखना, व्याकरण के नियमों में दक्ष होना। तो जो ध्वनि संबंधी जागरूकता है वह ध्वनि संरचना पर चिंतन करना और उसमें हेर फेर करने से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कक्षा कक्ष में लिंग विभेद शिक्षार्थियों के निष्पादन को प्रभावित नहीं करता है। शिक्षार्थियों के हर्षोन्मुख प्रयासों अथवा निष्पादन का कारण बन सकता है। पूर्व शिक्षार्थियों के वृद्धि उन्मुख प्रयासों अथवा निष्पादन का कारण बन सकता है। महिला शिक्षकों की अपेक्षा पुरुष शिक्षकों के द्वारा अधिक किया जाता है। जो कक्षा में लिंग विभेद होता है वो शिक्षार्थियों के हर्षोन्मुख प्रयासों अथवा निष्पादन का कारण बन सकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सो हे फ्रेंड्स, ये थे सीडीपी के आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।